Hello everyone, good morning students. Welcome our online classes students. As you know students, our online classes is starting now. So students, एडमिशन फॉर्म्स भी आपके स्कूल वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं. आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसको फिलअप करके जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा उसको आप सबमिट करेंगे. उसके साथ अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आप जीरोक्स कॉपी भी आप लगाएंगे उसके साथ. तो अपने एडमिशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लीजिए. ईजिली घर पर ही रहकर आप कर सकते हो. जैसे ही लॉकडाउन एंड होगा रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर स्कूल ओपन है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं और आगे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ही फॉलो करके सारे प्रोसेस को किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो एडमिशन फॉर्म्स आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जो भी आपके सिस्टर ब्रदर या नेबरहुड में कोई भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है टीडी पब्लिक स्कूल में, आप उसको बता सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है. आप उसको उनको आप गाइड कर दीजिएगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है और उसके साथ जीरोक्स कॉपी फादर की मदर की फिल करना है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर इस वीक में डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक में इस वीक में डिस्कशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट टीडी पब्लिक स्कूल अलीगंज एटा. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आवर टुडे टॉपिक इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हम लोग वर्ल्ड मैप में फ्रांस की पोजीशन को, कहाँ पे वर्ल्ड मैप में फ्रांस सिचुएटेड है, उस लोकेशन को अब हम लोग देखेंगे. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फ्रांस की लोकेशन देखिए स्टूडेंट्स. फ्रांस की कैपिटल पेरिस और बेल्जियम. बेल्जियम एक कंट्री जो क्लास 10th में आप चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रांस, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लैक्समबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. इसमें ऑस्ट्रिया कंट्री की लोकेशन को आप रिमाइंड रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया. अभी जैसे जैसे अपना चैप्टर फॉरवर्ड होगा आप ऑस्ट्रिया और फ्रांस के रिलेशन के बीच रिलेशन को समझेंगे कि ऑस्ट्रिया का फ्रांस के साथ क्या रिलेशन था. तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ है, ये आपने वर्ल्ड मैप में देख लिया है फ्रांस की क्या लोकेशन है. हेलो, यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट वाज इट, ये क्या थे, ये पूरा जो आप रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं ये घटनाक्रम क्या था. तो ए 10 ईयर पीरियड ऑफ इवेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये एक 10 सालों की घटनाक्रम था. 10 ईयर पीरियड की ये स्टोरी है. 789 से 99 तक का इवेंट ये. अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो क्रांति हुई, इससे हमारे कंट्री में, सॉरी स्टूडेंट्स, इससे पूरे वर्ल्ड लेवल पर फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजमेंट देखने को मिले. ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा मॉडर्न वर्ल्ड पर. तो आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी फ्रांस की रेवोल्यूशन से जो चेंजमेंट आए आधुनिक दुनिया में, आज भी उनको अनुभव किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आज भी जो फिलोसफर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो आज भी इस पर रिसर्च करते रहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, फ्रांस की क्रांति पर. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी कितना गहरा प्रभाव विश्व पर पड़ा. द रेवोल्यूशन एबॉलिश मोनार्की. फ्रांस की जो क्रांति हुई, जो रेवोल्यूशन हुआ, इससे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम एबॉलिश हुआ, मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया. फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना. और इस स्टोरी का एंड क्या हुआ, नेपोलियन डिक्टेटरशिप बने. तो आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो वहाँ की जो जनता होती है वो मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करती है, फ्रांस रिपब्लिक बनता है और फिर से फ्रांस डिक्टेटरशिप में एंटर कर जाता है नेपोलियन के अंडर में.
नेपोलियन के लीडरशिप में। तो ये 10 ईयर का एक पीरियड 1789 से 1799 तक इसके जो असर थे, इससे बहुत सारे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सोशल चेंजमेंट देखने को मिले। फ्रांस में तो पॉलिटिकल और सोशल चेंजमेंट हुए ही हुए, लेकिन फ्रांस की क्रांति के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत गहरे प्रभाव पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में पड़े। आज भी हम बहुत सारे जो फ्रांस की रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ निकल कर आए, आज बहुत सारे कंट्रीज उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। इसके क्या कॉजेस है स्टूडेंट्स, इसके क्या कारण? देखिए, किसी भी रेवोल्यूशन के क्लास 8 में भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से 1857 की रेवोल्यूशन को कवर किया था। तो आपको पता है कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती है, उसके पीछे जो मेन रीज़न होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल रीज़न, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। ये रीज़न इंटेलेक्चुअल्स यानी जो फिलोसफर हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, उनके जो आइडियाज़, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, जिसकी वजह से लोगों के मन में क्रांति की इच्छा उत्पन्न हुई। तो ऐसा ही बिल्कुल सेम फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति तो पहले ही हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले हुआ था हमारे 1857, और वहाँ पे 1789 को ये हुआ था। तो इसके क्या पॉलिटिकल रीज़न थे, क्या सोशल रीज़न थे, क्या इकोनॉमिक कॉज था, और इंटेलेक्चुअल्स इसमें कौन कौन से थे, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप बात समझ लीजिए, कोई भी क्रांति के पीछे पॉलिटिकल कॉज होता है, एक सोशल कॉज होता है, एक इकोनॉमिक कॉज होता है, इंटेलेक्चुअल्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रीज़न क्या थे इस रेवोल्यूशन के पीछे। अभी हम लोग बैकग्राउंड पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि क्लास 8 में मैंने जहाँ पे आपको वो किया था कि 8th क्लास में आपने 1857 के रेवोल्यूशन पढ़े, आप जानते हैं उसके भी पॉलिटिकल कॉज थे, सोशल कॉज थे, इकोनॉमिक कॉज थे, इंटेलेक्चुअल कॉज थे, सेम एज फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी है। तो पहला हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या थे। तो बर्बन डेस्पोट्स। तो डेस्पोट्स का मतलब होता है निरंकुश, जिसको कोई कंट्रोल न कर सके। तो डेस्पोट्स का मतलब होता है निरंकुश। तो लुइस 14 पॉलिटिकल रीज़न आप याद रखिएगा, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल रीज़न। अभी हम लोग अपनी NCERT में एंटर नहीं हुए हैं, अभी मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको चैप्टर NCERT के चैप्टर समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके स्टूडेंट, तो पॉलिटिकल कॉज क्या थे? तो यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी, और ये डेस्पोट्स का मतलब होता है निरंकुश। तो बर्बन वंश के यहाँ पर फ्रांस में शासन था। तो लुइस 14 1643 से 1715 तक, लुइस 14 देखते हैं ये कैसे राजा थे। एब्सोल्यूट डेस्पोट, ये पूरी तरह से एक बेस्ट एग्जाम्पल थे कि निरंकुश राजा कैसे होता है। पूरी तरह से इन पर किसी का भी अंकुश नहीं, निरंकुश थे बिल्कुल। एब्सोल्यूट डेस्पोट एग्जाम्पल लुइस 15। इन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की, और ये लुइस 15 को फ्रांस की हिस्ट्री में सबसे ग्रेट किंग माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जीती भी, विन किया। तो जो जीतता है उसका हमेशा सम्मान होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आप जानते हैं जब वॉर होता है तो वॉर से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रांस इन डेप्ट, मैनी वॉर्स हुए इन्होंने जीते हुए, लेकिन फ्रांस के ऊपर बहुत कर्जा भी हो गया स्टूडेंट्स, मैं फ्रांस इन डेप्ट हो गया। इनके बाद जिनका शासन आता है वो है लुइस 15। लुइस 14 के बारे में आपने जाना, आप जानिए लुइस 15 1715 से 74 तक। डेप्ट इंक्रीज ड्यू टू डिफीट इन 7 ईयर्स वॉर। 7 ईयर वॉर आपको याद रखना है, बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है। 7 ईयर वॉर हुआ इनके इंग्लैंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यानी ब्रिटेन के साथ इनका 7 ईयर वॉर चला। किसका? फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के साथ 7 ईयर वॉर चला, जिसमें फ्रांस की क्या हुई? डिफीट हुई, यानी फ्रांस वो युद्ध हार गया। 7 सालों तक एक युद्ध चला, एक वॉर चला, 7 ईयर्स तक
लॉन्ग प्रोसेस था, लॉन्ग वॉर था और उसमें भी फ्रांस की पराजय हुई और इससे फ्रांस के ऊपर और भी कर्जा बढ़ गया और भी वो डेप्ट हो गया। और लुइस 15 नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लुइस 15 एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल रीज़न आप पढ़ रहे हैं अभी, पॉलिटिकल कॉज क्या है इस रेवोल्यूशन के। तो पहला अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है पॉलिटिकल कॉज पर, राजनीतिकरण पर। तो अभी तक लोगों ने जो हमारी स्टोरी हमने कवर की है, आपने जाना यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी के परिवार का राज था फ्रांस में। लुइस 14 के बारे में आपने पढ़ा कि वो एब्सोल्यूट डेस्पोट थे, यंकुश फादर थे, पावर्स को सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें जीते, लेकिन फ्रांस कर्ज में दब गया। फिर लुइस 15 आए उनके बाद और उन्होंने 7 ईयर वॉर हुआ इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, जिससे और भी इनके ऊपर कर्जा बढ़ गया और फ्रांस वो युद्ध भी हार गया था और ये अच्छे प्रशासक नहीं थे लुइस 15। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंटर कर चुके हैं अपने एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन पर, एनसीईआरटी के चैप्टर पर अब हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से आपका एनसीईआरटी शुरुआत होगा लुइस 16 से, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए जिससे आपको चैप्टर को ईजिली ट्रैक कर सकें। तो मैं उसी प्रयास के साथ लुइस 14 और 15 के बारे में बताया और आप बैकग्राउंड समझ चुके हैं। अब लुइस 16 के सामने क्या चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि वो फ्रांस को डेप्ट से निकाले, यानी फ्रांस के ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको वो ख़त्म करें, उसको कम करें। और 7 ईयर वॉर आया, 7 ईयर जो वॉर हुआ ये 2 रेवोल्यूशन लेकर आया, 2 क्रांतियाँ विश्व में हुई इसकी वजह से, 2 महान क्रांतियाँ 7 ईयर वॉर की वजह से हुई। इधर 7 ईयर वॉर जब हुआ तो इधर फ्रांस की क्रांति हुई और जब इंग्लैंड और अमेरिका में वॉर हुआ उसके बाद तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की, तो अमेरिका कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो फिर वहाँ पे अमेरिका में भी क्रांति हुई 7 ईयर के बाद। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लुइस 16 के बारे में जानते हैं। ये हमारे लुई हैं, यानी आपके एनसीईआरटी में बार बार आप लुइस 16 के बारे में पढ़ेंगे, ये वर्ड आएंगे, लुइस 16 आपको बार बार मिलेंगे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे लुइस 16 है, ये हम लोगों की लुइस 16 है। लुइस 16 ये आपके एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर में आपको ये हर जगह लुइस 16 छाए हुए नजर आएंगे। लुइस 16 74 से 92 तक, वेल इंटेंशन्ड बट कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स। ये किंग, ये जो लुइस 16 थे, इनकी जो सोच थी, जो इनका नज़रिया था वो बहुत अच्छे थे। ये फ्रांस के लिए काम करना चाहते थे, ये अच्छे राजा बनना चाहते थे और उसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर बट कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स, लेकिन इनके अंदर बड़े निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी कि ये बिग डिसीजंस ले सके, बोल्ड डिसीजंस ले सके फ्रांस के लिए। इनका इंटेंशन तो था कि वो फ्रांस के लिए कुछ करें, लेकिन वो डिसीज़न मेकिंग पावर इनके पास नहीं थी। ये डिसीज़न लेने में वीक थे, बोल्ड डिसीज़न लेने में, बड़े निर्णय लेने में। जैसे मोदी जी ने डिसीज़न ले लिया लॉकडाउन का, ये बोल्ड डिसीज़न है। ऐसे डिसीजन लेने में ये वीक थे लुइस 16। बैक ट्रैक्ड फ्रॉम डिसीजंस ईजिली, इन्होंने कई बार डिसीजंस लिए और बैक ट्रैक्ड हो गए, यानी फिर से अपने डिसीजन को वापस ले लिया। तो ये किसी भी किंग या रूलर या प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसके ऊपर कि उसने कोई डिसीज़न लिया और वो बैक ट्रैक्ड हो जाए, उससे पीछे हट जाए। तो लीडर्स जब एक बार डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न के साथ वो आगे ही जाते हैं, वो पीछे नहीं आते हैं। तो ये इनका क्या था, लुइस 16 डिसीज़न लेते थे और फिर उसको बैक ट्रैक्ड हो जाते थे। तो इनकी छवि जो थी वो बहुत ख़राब हो रही थी फ्रांस में। इनकी जो वाइफ थी वो थी ऑस्ट्रियन वाइफ। मैंने बताया था आप ऑस्ट्रिया की लोकेशन को याद रखिएगा, रिलेशन आपको मिलेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था वर्ल्ड मैप में। तो ऑस्ट्रियन इनकी जो वाइफ थी, ऑस्ट्रियन जो अम्पायर था वहाँ की राजकुमारी थी मैरिया एंटोनेट, और ये इनकी बैड एडवाइज़र थी। देखिए बुरी सलाहकार थी। इनकी जो एडवाइज़र थी
यानी मैरी एंटोनेट ये बैड एडवाइज़र थी, बुरी सलाह, इनको कभी इन्होंने अच्छी सलाह दी ही नहीं। जब भी लुई 16 ने अपनी वाइफ से कोई एडवाइस लिया वो हमेशा डिसीजन उनका गलत ही साबित हुआ, तो बैड एडवाइज़र थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका का आज़ादी के लिए युद्ध हुआ, फ्रेंच हेल्प, इन्होंने उसमें मदद की, फ्रांस की, अमेरिका की मदद की लुई 16 ने। रूइन फ्रांस इटसेल्फ फॉर नो गेन्स, और इसमें फ्रांस को कुछ नहीं मिला। फ्रांस ने क्यों मदद की थी आपको पता है, लुईस 15 के समय 7 ईयर वॉर हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, उसमें फ्रांस को डिफीट मिली, तो फ्रांस को बड़ी इंसल्ट फेस करनी पड़ी। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की और फिर अमेरिका ने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन इस युद्ध में इनको कुछ नहीं मिला। और आप देख रहे हैं लुईस 15 के समय से लगातार युद्ध की वजह से कर्ज बढ़ते चले आ रहे हैं, तो लुईस 15 ने भी बहुत सारे वॉर्स लड़े, फिर लुईस 14 ने के समय बहुत वॉर्स हुए, 15 में भी 7 ईयर वॉर हुआ, और लुईस 16 ने भी अमेरिका की इंडिपेंडेंस वॉर में हेल्प की। तो कंटिन्यू वॉर का एक सीरीज़ है, युद्ध लगातार चल रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज होने वाला है, बहुत ही गहरा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ही इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वर्साई का पैलेस है, वर्साइल पैलेस सबसे भव्य पैलेस, मैं अगर कहूँ वर्ल्ड का सबसे भव्य पैलेस, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये क्या, एक किंग को कहाँ रहना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं, जो एक रूलर है वो कहाँ रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता के साथ रहेगा, अपनी कैपिटल में रहेगा, सेंटर में रहेगा, कि जनता के दुख दर्द को वो समझे, अंडरस्टैंड कर सके। तो देखिए पेरिस सिटी, ये पेरिस सिटी कहाँ है, ये, और ये जो आपके लुईस 16 और उनकी वाइफ हैं वो कहाँ पे रह रही हैं, शहर से बाहर, ये वर्साइल का महल है। यानी इन्होंने ये डिसीज़न लिया, शहर से, शोर शराबा से दूर, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम लोग शहर में नहीं रहेंगे, हम लोग शहर के बाहर जंगल में जाकर घर बनाएंगे। अब जब आप अपनी जनता से दूर हो गए तो आप कैसे शासन करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि पीपल्स की क्या डिमांड है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप उनको क्या सॉल्व करोगे। अब आप शहर के बाहर चले गए तो आप कहीं ना कहीं अपने पीपल से, अपने लोगों से कट गए, अपने लोगों से कट गए, अपनी जो आपकी प्रजा है, जो आपके लोग हैं, आप उनसे कट गए, तो आप कैसे शासन कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। तो देखिए पेरिस को छोड़कर ये चले आए पेरिस सिटी के बाहर वर्साई, यहाँ पे जंगल में, शहर से बाहर, ये भव्य वर्साया का महल बनाया गया, यहाँ पर राजा और रानी रह रहे हैं, बहुत ही लग्जरी लाइफ में बोलूँ, बहुत ही लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इनको अपनी प्रजा से मतलब नहीं था कि जनता को क्या प्रॉब्लम्स हैं, पीपल्स को क्या प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल वहाँ से दूर चले आए और यहाँ पर वर्साई के महल में रहने लगे, और यहाँ पर जो आम नागरिक थे वो यहाँ पर एंट्री ईजिली नहीं पा पाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए वर्साया के जो महल था, जो पैलेस था, उसकी रियल इमेज मॉडर्न वर्ल्ड में, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप इमेजिन करिए केवल स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट पिक स्टूडेंट्स, वर्साया की महल की, सब टूरिस्ट प्लेस है मॉडर्न वर्ल्ड के स्टूडेंट्स। ये आप इंटीरियर पार्ट देख रहे हैं, इनसाइड वर्साइल महल में कितना ब्यूटीफुल, आप लग्जरी लाइफ को गेस कीजिए किस तरीके की, कितनी भव्य ज़िंदगी थी, कितनी लग्जरी लाइफ को ये यहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। वर्साइल के महल की आप पैलेस की पिक, इंटीरियर पार्ट है स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख रहे हैं गार्डन्स की पिक, वर्साया का जो पैलेस है, इस पैलेस के गार्डन्स की आप पिक देखिए,
और आप पूरी लोकेशन को देखिए किस तरीके से सिटी से दूर, शहर से दूर इस पैलेस को बनाया गया था, और जहाँ पे लुइस 16 अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहते थे। कितने लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग कितने फाउंटेन्स, कितने ब्यूटीफुल फाउंटेन्स देख रहे हैं, और ये आप पूरी लोकेशन देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितने पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एरिया आपको दिख रहा है, कितनी यहाँ पे पीस, कितनी शांति होगी, कितनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे लुइस 16। अपने आप को देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो फ्रांस के जो पीपल्स हैं उनको इतना ही दुख है जितना ये लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, जितना अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उससे उतना ही जो इसका जो अपोजिट साइड है उतना ही दुख उन लोगों को भी है। टूरिस्ट प्लेस है स्टूडेंट्स, अब तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। केवल इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर है, आप फील कीजिए कितना ब्यूटीफुल पैलेस है ये। सो स्टूडेंट, इतने ब्यूटीफुल पैलेस में रहने, इतनी लग्जरी लाइफ जीने में कितना खर्च आ रहा होगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, कितना एक्सपेंस हो रहा होगा, कितना खर्च आ रहा होगा। एक तो वैसे भी फ्रांस के ऊपर डेब्ट है, बहुत सारा कर्ज है, और इतना भव्य जो महल बनवाया गया, जितनी जो ब्यूटीफुल पैलेस बनवाया गया, उसमें फ्रांस को, उसमें से खजाना खाली हो गया। इतना भव्य पैलेस बनाने में खजाना खाली हो गया बिल्कुल, जो इनका था, पैसे ही नहीं बचे। तो अब कैसे कंट्री को रन अप किया जाएगा। इतनी प्रॉब्लम वर्स्ट, इतनी प्रॉब्लम ख़राब हो, इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी स्टूडेंट्स कि अब पैसे ही शासन के नहीं बचे थे। इतनी लग्जरी, अब क्योंकि इनको बहुत बड़ा अमाउंट जो टैक्सेस से आ रहा था, जो रेवेन्यू से, फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16 को जो रेवेन्यू से जो भी पैसा मिल रहा था, उसका एक लार्ज अमाउंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने में खर्च हो रहा था उनका। क्योंकि इतने भव्य महल में रहने के लिए खर्च भी बहुत था, एक्सपेंस बहुत था। आप अंदाज़ा, आप बहुत ही ईजिली गेस कर सकते हैं इतने लग्जरी लाइफ जीने में, इसको बनाने में, इसको, इस पैलेस को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस दौर में भी, उस पीरियड में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, अब टैक्सेस कहाँ से मिले, रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू किस तरीके से कंट्री में आ रहा है, किस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम है, इसको देखते हैं। तो नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की जो सिटीजन्स हैं उनको कोई भी टैक्सेस नहीं देना। लैविश लाइफ स्टाइल ऑफ नोबेलिटी, शानदार जीवन जी रहे जो भी नोबेलिटी जो क्लास है वो शानदार। अभी मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अभी आप जान लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड को कोई टैक्स नहीं देना है। अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में कौन कौन से पीपल्स आते हैं, कौन से लोग टैक्स नहीं देते, ये आपको पता चलेगा। और थर्ड स्टेट में कौन से लोग हैं जो टैक्स को देते हैं। हाई पॉइंट ऑफ फ्रेंच कल्चर 18th सेंचुरी, जो फ्रांस का जो कल्चर था वो बहुत ही अपने पीक पॉइंट पर था 18th सेंचुरी में, वो आप एक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्ड स्टेट ड्रॉइनिंग इन वेरियस टैक्सेस, जो थर्ड स्टेट था वो लगातार टैक्सेस के बोझ तले दबा जा रहा था, डूबा जा रहा था। इतने टैक्सेस इसके ऊपर लगा दिए गए थे थर्ड स्टेट के ऊपर कि वो डूबा जा रहा था, उसी टैक्स के बोझ तले दबा जा रहा था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो पीपल्स है वो टैक्स दे नहीं रहे, केवल टैक्स आ कहाँ से रहा है, थर्ड स्टेट से। एजुकेटेड मिडिल क्लास है, अर्बन वर्कर्स पुअर कंडीशन, तो जो शहरी वर्कर्स हैं, जो अर्बन वर्कर्स हैं, जो शहर के जो वर्कर्स हैं, उनकी पुअर कंडीशन है, बहुत ही ख़राब स्थिति। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी लग्जरी लाइफ किंग की थी उससे बिल्कुल अपोजिट जो सीन है वो वहाँ के लोगों का है, पीपल्स का है। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनका जीवन बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, पुअर कंडीशन, बहुत ही ख़राब स्थितियों में रहने के लिए मजबूर है। अगर मैं आपको बताऊं तो
एक एक रूम में 20-25 लोग रह रहे हैं इस तरीके से, और इतने बड़े महल में सिर्फ 2 लोगों की व्यवस्था है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे फ्रांस के लुइस 16 और उनकी वाइफ। स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। ये आपका कार्टून है, देखिए यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। कंडीशन ऑफ द रेवोल्यूशन, द ओल्ड डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स होता है कि मतलब क्रांति के पहले किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था, रेवोल्यूशन से पहले क्या सिचुएशन थी। द पीपल इन फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी में जो पीपल्स थे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। आपने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को कोई टैक्सेस नहीं देने थे, जबकि थर्ड स्टेट को टैक्स देने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर टैक्सेस सबको देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को यहाँ से प्रिविलेज मिली हुई है, छूट मिली। द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन फ्रांस वाज नोन एज द ओल्ड डिज़ाइन। तो ये जो सिस्टम था फेडरलिज्म का, ये फ्रांस में जाना गया, इसको कहा गया ओल्ड डिज़ाइन, यानी क्रांति के पहले का सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ भी अगर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ भी क्लास का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था सोसाइटी का। आप जानते हैं सबसे हाई पोस्ट थी ब्राह्मण की, उसके बाद क्षत्रिय की, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। बिल्कुल सेम एज ऐसी ही कंडीशन फ्रांस में थी। वहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट था। ओके, हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था, जबकि वहाँ पर क्लासिफिकेशन था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट में। उन्होंने इस तरीके से बांट रखा। और ऑल ओवर वर्ल्ड आप मिडिल एज में जब जाएंगे, मिडिल हिस्ट्री में जब जाएंगे, तो आपको इसी तरीके से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण क्या थे, सबसे हाई पोजीशन में थे, इसी तरीके से फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं उनको सोसाइटी में सबसे टॉप पोजीशन मिली हुई है। सेकेंड पोजीशन हमारे यहाँ क्षत्रिय की थी, हमारे यहाँ थर्ड पोजीशन थी, फोर्थ पोजीशन थी। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरीके से डिवाइडेशन था, क्लासिफिकेशन था। हमारे यहाँ भी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, और फ्रांस में बिल्कुल वही सिस्टम था। द पीपल इन फ्रेंच सोसाइटी वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन नोन एज द ओल्ड डिज़ाइन। सिटीजन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज ऑफ क्लासेज आर। नागरिक 3 क्लासेस में बटे हुए थे, 3 तरह के क्लासेस थे, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए पिक बनी हुई है स्टूडेंट्स, देखिए ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं, और ये किसके ऊपर बैठे हुए हैं, जो बेचारा थर्ड स्टेट का व्यक्ति है। तो थर्ड स्टेट का व्यक्ति कितना दबा जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों की वजह से। ये लोग टैक्सेस दे नहीं रहे हैं, ये लोग इनके टैक्सेस पर इस लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड स्टेट का व्यक्ति जो हार्ड वर्क करके, जो मेहनत करके, जो कंट्री को रन अप कर रहा है, जो देश का जो रेवेन्यू का सोर्सेज है, उसकी क्या पोजीशन है, वो घुटनों के बल ज़मीन में पड़ा हुआ है, जबकि फर्स्ट सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं उसके ऊपर बैठे हुए ये। सो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन यहीं तक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोगों के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आप लोग से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।